अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ड्रग्स फॉर हार्ट फेलियर। और देयर इज़ अ चांस कि ये वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, इवन तो पिछली दो वीडियोस भी थोड़ी सी लंबी थी, क्योंकि बेसिकली अब जो हार्ट फेलियर है, हार्ट फेलियर के लिए हम देखेंगे देयर आर 10 क्लासेस ऑफ ड्रग्स। ये जो इसकी क्लासिफिकेशन है ये पूरी इतनी बड़ी है, ये जो पूरी पेज की है कि देयर आर 10 क्लासेस ऑफ ड्रग्स विच आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर, क्या कहते हैं, ट्रीटिंग हार्ट फेलियर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हार्ट फेलियर होता क्या है। हार्ट फेलियर बेसिकली एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, और ये कहते हैं इसमें होता ये है कि जो आपका हार्ट होता है इट इज़ अनएबल टू पंप सफिशेंट ब्लड, यानी जो कार्डिक आउटपुट है वो बेसिकली डिक्रीज हो जाता है। अब इसके सिम्टम्स, जो उसके मेन कार्डिनल सिम्टम्स होते हैं हार्ट फेलियर के, वो क्या होते हैं? दे आर डिस्निया, फटीग एंड फ्लूइड रिटेंशन। और हार्ट फेलियर होता है क्यों है कि को बेसिकली आपका जो हार्ट मसल होता है उसकी जो एबिलिटी होती है, क्या कहते हैं, सही से फिल होने की ब्लड के साथ, और सही से ब्लड को इजेक्ट करने की, या सिर्फ सही से फिल होने की, या सिर्फ सही से ब्लड को इजेक्ट करने की जो उसकी एबिलिटी होती है, वो बेसिकली ख़राब हो चुकी होती है। टेस्ट ड्यू टू एन इम्पेयर्ड एबिलिटी ऑफ द हार्ट टू एडिक्वेटली फिल विद एंड स्लैश और इजेक्ट ब्लड। और इसमें होता क्या है कि जब ऑब्वियसली ये हार्ट को सही जो हार्ट को कह रहा हूँ सॉरी, जब ये ब्लड को सही से पंप कर नहीं पाता, तो इसमें एबनॉर्मली ये देखा जाता है कि जो आपकी ब्लड वॉल्यूम होती है वो इंक्रीज़ कर चुकी होती है, आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंक्रीज़ कर चुका होता है, और आपकी जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम भी होता है वो इंक्रीज़ कर लिया होता है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम इज़ योर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। तो इसकी जो अंडरलाइन कॉजेज़ हैं वो क्या हैं? इसकी अंडरलाइन कॉजेज़ है बेसिकली एथेरोस्क्लेरोटिक, हाइपरटेंसिव वेल्वुलर एंड कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ेस। ये इसकी अंडरलाइन कॉजेज़ होती हैं। और जो फिजियोलॉजिकल कंपेंसेटरी मैकेनिज़्म है वो कैसे हार्ट फेलियर की प्रोग्रेशन कराते हैं, हम अभी आगे पढ़ेंगे। बिल्कुल हम देखेंगे कि जो क्रॉनिक, हमने जो पिछली दो वीडियोज़ में पढ़ी थी कि जब भी आपका ब्लड प्रेशर लो होता था तो आपका सिंपैथेटिक रिस्पांस आता था उसको ट्रीट करने के लिए, और रेनिन एंजियोटेंसिन रिस्पांस सिस्टम। बेसिकली हम देखेंगे कि जब ये दोनों सिस्टम क्रॉनिकली एक्टिवेटेड रहेंगे तो उससे हार्ट फेलियर हो जाएगा, बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद रिमॉडलिंग ऑफ कार्डिक टिश्यू, दे लीड टू लॉस ऑफ मायोसाइट्स, दे कॉजेज हाइपरट्रॉफी ऑफ मायोसाइट्स, एंड दे ऑल्सो कॉज फाइब्रोसिस इन मायोसाइट्स। तो ये जो गोल्स हैं, जो 10 क्लास ऑफ ड्रग्स हैं, इनके गोल्स बेसिकली क्या होते हैं कि ये हम इसलिए देते हैं ये सारे ड्रग्स ताकि जो हार्ट की जो वर्कलोड है वो रिड्यूस हो सके, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हो सके, मायो क्या कहते हैं, जो कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी वो इम्प्रूव हो सके, और जो आपका कार्डिक रिमॉडलिंग है उसका रेट रिड्यूस हो सके। तो सबसे पहले अगेन मैंने कहा कि हमको पूरे हार्ट के जितने भी होंगे ड्रग्स, उसमें हमें फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी फिर कुछ फिजियोलॉजी की बात करते हैं। ये हमने अपनी फर्स्ट, आई बिलीव फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, और आई बिलीव सब ने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होगा अपनी, कि ये हार्ट में एक्शन पोटेंशियल किस तरह का लगता है। हमने देखा था हार्ट के जो सेल्स होते हैं, जो आपकी वेंट्रिकल्स होती हैं, वहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो ऐसे होता है, ऐसे साइनोट्रिल नोड में डिफरेंट होता था, यहाँ पे इस तरह का एक्शन पोटेंशियल होता था। अब इसके हम डिफरेंट फेजेस की बात करते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेजेस, और ये फेजेस हमको आगे भी याद रखने होंगे अपनी, क्या कहते हैं, आगे की जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा एंटी रिदमिक ड्रग्स की, उसमें भी याद रखना होगा। बेसिकली दिस फेज़ 0, फेज़ 1, 2, 3 एंड 4, 5 डिफरेंट फेजेस। अब होता क्या है, जो फेज़ ज़ीरो है, फेज़ ज़ीरो में फास्ट अपस्ट्रोक हो रही होती है। जब तक वो फेज़ चल रहा होता है, इसमें बेसिकली होता है कि इसमें जो सोडियम चैनल्स होते हैं वो आपके एक्टिवेट हो गए होते हैं, जिनको हम फास्ट चैनल्स कहते हैं। और जब ये ओपन हो जाते हैं तो उसमें होता है कि जो सोडियम आयंस हैं वो रैपिडली इनसाइड द सेल आ रहे होते हैं। इसकी वजह से आपकी जो वो है मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज हो रही होती है, और अपस्ट्रोक जैसे ही एंड होता है वैसे ही जो सोडियम चैनल्स होते हैं वो फिर इनएक्टिवेट हो जाते हैं। फेज़ वन में क्या होता है? फेज़ वन जो हम यूँ करके बनाते थे, फेज़ वन में बेसिकली अब जो पोटेशियम चैनल्स होते हैं वो खुल गए होते हैं, वो एक्टिवेट हो गए होते हैं, और जो सोडियम चैनल्स होते हैं वो इनएक्टिवेट होते हैं। इसलिए थोड़ी सी जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है वो डिक्रीज़ होती है, क्योंकि पोटेशियम अब बाहर जा रहा होता है और सोडियम अंदर होता है। फिर फेज़ वन के बाद फेज़ टू में क्या होता है, जो कि एक प्लेटियो फेज़ होती थी, यूँ करके होती थी, उन्होंने थोड़ी डिक्रीज़ करके दिखाई दी है कि इसमें बेसिकली जो आपके वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स होते थे वो ओपन होते थे। उसकी वजह से होता क्या था कि आपके जो पोटेशियम चैनल्स थे वो भी ओपन हुए हुए होते थे, और पोटेशियम आयंस बाहर जा रहे होते थे। कैल्शियम आयंस जब ओपन होते थे तो कैल्शियम आयंस अंदर, पोटेशियम आयंस बाहर जा रहे हैं। उससे एक तरफ से वो जो बैलेंस था पॉजिटिव आयंस का इनवर्ट और आउटवर्ड वो मेंटेन रहता था इसकी वजह से। और फिर एक आता था फेज़ थ्री। फेज़ थ्री में होती थी डीपोलराइजेशन। फेज़ थ्री में क्या हो रहा होता था कि जो कैल्शियम चैनल्स होते थे वो आपके क्लोज कर जाते थे, और पोटेशियम चैनल्स आपके ओपन रहते थे। अब होता क्या था कि जब पोटेशियम चैनल्स ओपन रहेंगे तो पोटेशियम पूरा बाहर चला जाएगा, विच विल लीड टू मेम्ब्रेन रीपोलराइजेशन। लेकिन हमें पता है कि नॉर्मल सेल में जो पोटेशियम होता है वो इनसाइड होता है, और जो सोडियम होता है वो आउटसाइड होता है। तो बाद में उस पोटेंशियल को मेंटेन रखने के लिए, उस आयोनिक बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए होता क्या है कि जो आपका सोडियम पोटेशियम पंप है वो फिर आपका एक्टिवेट होता है, और सोडियम पोटेशियम पंप क्या कराता है कि जो बाहर पोटेशियम निकला हुआ था उसको अंदर ले आता है, और जो अंदर सोडियम आया था यहाँ पे फेज़ जीरो में उसको बाहर फेंक देता है।
और लास्टली आपका आता है फेज़ 4। फेज़ 4 में क्या होता है कि अब जो डीपोलराइजेशन होती है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रही होती है, आहिस्ता आहिस्ता थ्रेशोल्ड की तरफ करंट जा रहा होता है, क्योंकि जो सोडियम आयंस होते हैं उनके लिए जो मेमोरी की परमेबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ हो रही होती है। तो ये एक क्विक सा ओवरव्यू था हार्ट मसल में एक्शन पोटेंशियल का। और जो कैल्शियम चैनल्स हैं, कैल्शियम चैनल्स हम देख सकते हैं, क्योंकि जो बेसिकली हार्ट मसल की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है वो कैल्शियम आयंस पर डिपेंड करती है। कि कैल्शियम आयंस हम देख सकते हैं अपने वोल्टेज सेंटर से कैल्शियम चैनल से आते हैं, और वो होते क्या है कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको ये कहते हैं, वहाँ से भी फर्दर कैल्शियम आयंस की रिलीज़ को वो करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। और फिर क्या करती है, जब इंक्रीज कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन होती है इट इनिशिएट्स द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस। और जब कैल्शियम वो जब इनिशिएट करता है तो फिर जो आपके हार्ट मसल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। और फिर इसकी एक और जो इसमें एक चीज़ है, ये सोडियम पोटेशियम पम्प दिखाया हुआ है, वो है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। कि कभी कभार यहाँ से भी कैल्शियम अंदर, या कैल्शियम अगर जब बाहर जाते हैं तो कभी कभार इन एक्सचेंजर से जाता है। इस एक्सचेंजर की क्या इंपॉर्टेंस है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये एक याद रखनी, ये वाली फिगर। और जो ये वाली फिगर थी वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही है। अच्छा, अब हम दिखाते हैं, हमने पढ़ा कि हार्ट फेलियर हो गया। तो हार्ट फेलियर में 4 तरह के कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होते हैं। एक तो अब हार्ट फेलियर है, हार्ट फेलियर में क्या हो रहा है, कार्डिक आउटपुट कम है। कार्डिक आउटपुट कम है तो हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, जब भी कार्डिक आउटपुट कम हो या पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो तो आगे कौन से दो सिस्टम आते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम एंड योर रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। उसकी मैं इन दोनों की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि सिंपैथेटिक सिस्टम और रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, इन दोनों से हार्ट फेलियर फर्दर क्यों होता है। इवन तो ये कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है, लेकिन ये हार्ट फेलियर को किस तरह वो कराते हैं, किस तरह इट लीड्स टू हार्ट फेलियर। बेसिकली होता क्या है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी आपके बेरो रिसेप्टर सेंस करते हैं कि देयर इज डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे। वो उससे होगा क्या कि जो बीटा रिसेप्टर हैं हार्ट पे और किडनी पे वो एक्टिवेट होंगे, किडनी वाले रेनिन को इंक्रीज़ करेंगे, रेनिन फिर वो पूरा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की तरफ चले जाएगा। जो हार्ट वाले होंगे वो जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन होगी उसको इंक्रीज़ कर देंगे। और साथ में ही सिंपैथेटिक सिस्टम आपके अल्फा रिसेप्टर्स पे ऐड करेगी। अल्फा रिसेप्टर्स क्या करेंगे, वो वेजो कंस्ट्रिक्शन को इंक्रीज़ करेंगे। वेजो कंस्ट्रिक्शन को इंक्रीज़ करने से क्या होगा, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी। पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होने से होगा क्या, वीनस रिटर्न बढ़ेगा और कार्डिक प्री लोड बढ़ेगा। उससे क्या होगा, उससे आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा। लेकिन अगर ये क्रॉनिकली एक्टिवेटेड रहे तो उससे होगा क्या, उससे फिर होगा क्या कि लॉन्ग टर्म में कि जो हार्ट मसल्स का जो फंक्शन है वो डिक्रीज़ होता रहेगा, क्योंकि उन पे जो वर्कलोड है वो बढ़ता रहेगा ड्यू टू इंक्रीज पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, ड्यू टू इंक्रीज प्री लोड। उन पे वर्कलोड बढ़ेगा जिसकी वजह से इट विल लीड टू हार्ट फेलियर। सिमिलरली रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में क्या होगा कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में बेसिकली जब रेनिन एक्टिवेट हुआ उसने एंजियोटेंसिन को एक्टिवेट कर दिया। अब एंजियोटेंसिन का काम क्या है कि इट इज़ अ पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर, और वो एल्डोस्टेरोन को भी एक्टिवेट कर देता है। अब वो पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर है, अगेन ये प्रीलोड बढ़ जाएगा। दूसरा, एल्डोस्टेरोन को इंक्रीज़ करने से होगा क्या कि जो सॉल्ट रिटेंशन, जो सोडियम की रिटेंशन है वो होगी। सोडियम की रिटेंशन की वजह से होगा क्या कि जो आपकी ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी, और जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगी तो उससे जो हार्ट पे आफ्टर लोड है वो बढ़ जाएगा, एंड इट विल लीड टू पेरिफेरल एंड पल्मोनरी एडिमा। तो इसमें भी होगा क्या, इसमें अगेन इसमें प्री लोड और आफ्टर लोड दोनों बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपका फिर इन क्रॉनिक टर्म्स इट विल लीड टू हार्ट फेलियर। आगे आपका आता है एक्टिवेशन ऑफ नेट्रियोटिक पेप्टाइड। ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्यों है, क्योंकि होता क्या है कि जब भी प्रीलोड बढ़ता है तो इट लीड्स टू इंक्रीज इन रिलीज ऑफ नेट्रियोटिक पेप्टाइड्स। अब नेट्रियोटिक पेप्टाइड्स कौन से होते हैं, बी टाइप, एट्रियल, सी टाइप। और इनका काम क्या होता है कि इनका काम ये होता है कि ये वेजोडाइलेशन कराते हैं, नेट्रियोरेसिस कराते हैं। नेट्रियोरेसिस क्या होती है, बेसिकली वो जो सोडियम की ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीशन जो होती है उसको नेट्रियोरेसिस कहते हैं, जो सॉल्ट्स की ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीशन होती है उसको नेट्रियोरेसिस कहते हैं। इनहिबिशन कराता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की, जिसकी वजह से होता है कि जो मायोकार्डियल फाइब्रोसिस होती है उसमें रिडक्शन हो जाती है। फिर लास्टली आपका एक और कंपनसेटरी मैकेनिज्म विच फर्दर लीड्स टू हार्ट फेलियर इज योर मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी। होता क्या है कि जब आपके हार्ट मसल्स पे कोई स्ट्रेच हो तो उससे जब स्ट्रेच होगी तो इट विल लीड टू स्ट्रॉन्गर कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स। लेकिन अगर एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रेच पड़ जाए उन पर, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच पड़ने से होगा क्या कि जो उनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी वो वीक हो जाएगी, एंड इट विल लीड टू डिमिनिश्ड एबिलिटी टू इजेक्ट ब्लड। और इस तरह की चीज़ को जब ज़्यादा आप क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन करें हार्ट मसल की और वो ब्लड सही से पंप ना कर पाए, तो इस तरह के हम हार्ट फेलियर को कहते हैं सिस्टोलिक फेलियर या हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। और इसमें होता क्या है कि जो आपकी वेंट्रिकल्स होती हैं दे आर अनेबल टू पंप इफेक्टिवली। फिर एक आपका आता है डायस्टोलिक डिस्फंक्शन, जिसको हम कहते हैं डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, विच इज़ हार्ट फेलियर ड्यू टू प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। हार्ट फेलियर ड्यू टू प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन में क्या होता है कि इसमें बेसिकली होता है कि जो वेंट्रिकल्स हैं
वो हाइपरट्रॉफी कर चुकी होती हैं। अब वेंट्रिकल्स के हाइपरट्रॉफी करने से होगा क्या, वेंट्रिकल्स का साइज बढ़ जाएगा और वेंट्रिकल्स की वॉल्यूम कम हो जाएगी। जब वेंट्रिकल्स की वॉल्यूम कम हो जाएगी तो हमने एक पूरी कार्डिक साइकिल पढ़ी थी कि वेंट्रिकल्स जब ब्लड रिलीज़ करती थी उसके बाद होता क्या था कि वेंट्रिकल्स में रिलैक्स करी होती थी और जो एट्रियम से वेंट्रिकल्स में ब्लड आ रहा होता था। अब हुआ क्या है कि जब वेंट्रिकल्स हाइपरट्रॉफी कर चुकी हैं तो वेंट्रिकल्स की वॉल्यूम कम हो गई है। अब उनके वॉल्यूम के कम होने की जैसे होगा क्या, एक तो वो सही से रिलैक्स नहीं कर पाएंगी और जब वो सही से रिलैक्स नहीं कर पाएंगी उनकी वॉल्यूम भी कम होगी तो उनमें सही से ब्लड वो नहीं होगा हो पाएगा, वेंट्रिकल्स की सही से फिलिंग नहीं हो पाएगी। तो जब वेंट्रिकल्स की सब्सिक्वेंटली फिलिंग नहीं हो पाएगी तो उस वजह से होगा क्या, उस वजह से आपका जो कार्डिक आउटपुट होगा वो कम हो जाएगा और जब आपका कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा तो इट विल लीड इन लॉन्ग टर्म इट विल लीड टू हार्ट फेलियर एंड दैट टाइप ऑफ हार्ट फेलियर विल बी नोन एज डायस्टोलिक हार्ट फेलियर या हार्ट फेलियर ड्यू टू प्रिजर्व्ड इजेक्शन, हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। फिर हम आगे आते हैं एक्यूट डीकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर में। बेसिकली अभी पीछे हमने 4 कंपनसेटरी मैकेनिज्म पढ़े। अगर तो वो सही से हार्ट फेलियर को कंपनसेट नहीं कर पाए तो उस कंडीशन को हम कहेंगे डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर। और इसके बेसिक वही, अगर इफ़ द कंपनसेटरी मैकेनिज्म फेल टू मेंटेन कार्डिक आउटपुट हार्ट फेलियर इज डीकम्पनसेटेड। एंड जो इसके मेन साइन एंड सिम्टम्स हैं वो क्या हैं, डिस्निया ऑन एक्सर्शन, ऑर्थोपीनिया, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया, फटीग एंड पेरिफेरल एडीमा। इसमें से ऑर्थोपीनिया और पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया, ऑर्थोपीनिया क्या होता है कि जब आप लेटे हुए हों और लेटे हुए होकर आपको एकदम से ब्रेथलेसनेस होने लगे तो फिर आप क्या कहते हैं खड़े हों या फिर बैठ के नॉर्मल आपके ब्रीदिंग पैटर्न हो जाए, उस कंडीशन को हम कहते हैं ऑर्थोपीनिया। और पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया क्या होता है कि यूजली जिन पेशेंट में हार्ट फेलियर के सिम्टम्स होते हैं वो रात को सोते हुए अचानक क्या कहते हैं सोने के 1-2 घंटे बाद एकदम से उनको वो भारीपन शुरू हो जाता है, ब्रेथलेसनेस उनको शुरू हो जाती है और फिर उनमें सेम वही ऑर्थोपीनिया वाली चीज़ होती है कि जब वो उठते हैं या वो खड़े होते हैं तो फिर उनमें वो जो ब्रेथलेसनेस वाला मैकेनिज्म है वो सही हो जाता है। तो उस चीज़ को हम कहते हैं पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया। थेरेपेटिक स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, थेरेपेटिक स्ट्रेटजीज ये होती हैं, अभी हमने देखा कि इसमें फ्लूइड रिटेंशन हो रही होती है तो हम फ्लूइड की लिमिटेशन कराते हैं, हम लो डाइटरी इनटेक ऑफ सोडियम देते हैं, हम जुडिशियस यूज़ ऑफ डायरेटिक्स कराते हैं और हम अभी आगे पढ़ेंगे सबसे पहली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये होती है कि हम डायरेटिक्स देते हैं जिसमें लूप डायरेटिक्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और हम क्या कराते हैं, हमने अभी देखा था कि जो 2 कंपनसेटरी मैकेनिज्म थे कि सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स और रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, तो बेसिकली हम उन दोनों सिस्टम के इनहिबिटर्स देते हैं ताकि आपका हार्ट फेलियर ट्रीट हो सके। और कौन से ड्रग हार्ट फेलियर को फर्दर एक्सैसरबेट करेंगे, आपके कुछ एनसैड्स, अल्कोहल, नॉन डाइहाइड्रोक्लोरीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और सम एंटी रिथमेटिक ड्रग्स। ये जब इन उन पिछली 10 जो ड्रग्स हैं उनके साथ अगर वो हो कुछ ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन तो देर इज अ चांस कि ये वाले ड्रग्स आपके फर्दर हार्ट फेलियर के सिम्टम्स को एक्सैसरबेट करते हैं। तो अब हम फाइनली आते हैं ड्रग्स पे। ड्रग्स में से सबसे पहले हैं इनहिबिटर्स ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इनकी मैं डिटेल में बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी मैंने पिछली वीडियो में ये सारा सब कुछ बताया है एंड ऑब्वियसली फिर वीडियो लंबी हो जाएगी तो उसमें बस हम इसको एक क्विक गो थ्रू करते हैं। एस इनहिबिटर्स, एस इनहिबिटर्स क्या करेंगे, एस पे जाके ऐड करेंगे जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और हमने देखा था ब्रेडिकैनिन के लेवल को बढ़ा देते हैं। सो दे डिक्रीज वेस्कुलर रेजिस्टेंस आफ्टर लोड एंड वीनस टोन प्री लोड। और ये क्या कराते हैं कि ये बेसिकली एस इनहिबिटर्स जो हैं उसकी वजह से जो एंजियोटेंसिन 2 पोटेंट वेजो कंस्ट्रक्शन वो नहीं बन पाएगा और एल्डोस्टेरोन नहीं बन पाएगा और ब्रेडिकैनिन के लेवल बढ़ जाएंगे। तो उनके जो थेरेप्यूटिक यूज़ हैं कि दे आर यूज फॉर एसिम्टोमेटिक एंड सिम्टोमेटिक हार्ट फेलियर विद रिड्यूस रिजेक्शन फ्रैक्शन, दे आर यूज टू ट्रीट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। और वो पेशेंट जिनको हाइपरटेंशन हो उसको भी ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, एडवर्स इफेक्ट्स हमने इनकी पिछली वीडियो में पढ़े थे, पोस्टुरल हाइपरटेंशन, रीनल इनसफिशिएंसी, हाइपरकैलेमिया और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि ब्रेडिकाइनिन की वजह से होता है वो है परसिस्टेंट ड्राई कफ और एंजियोएडिमा और दे आर ऑल्सो टेराटोजेनिक। उसके बाद आते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। अगेन पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि ये एंजियोटेंसिन के जो रिसेप्टर उसको ब्लॉक कर देते हैं जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन जो है वो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर नहीं पाएगा। और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो इट इज़ जस्ट, और जो इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं दे आर सिमिलर टू एस इनहिबिटर, बस इसमें एक खास चीज़ ये थी कि ये ब्रेडिकाइनिन के लेवल को अफेक्ट नहीं करते तो ये एंजियोएडिमा और ड्राई कफ नहीं कराएंगे। आगे हम आते हैं एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागनिस्ट। ये मैंने डायरेक्टर्स की वीडियो में पढ़ा दी थे। ये 2 होते हैं कि जो एल्डोस्टेरोन के जो चैनल्स थे उनकी बेसिकली वो उनकी सही से सिंथेसिस नहीं कराते जिसकी वजह से जो एल्डोस्टेरोन है वो अपने रिसेप्टर पे सही से एक्ट नहीं कर पाता। इसमें 2 आपके आ जाते हैं, स्पाइरोनोलैक्टोन और एपिलिरोनॉन। और ये क्या कराते हैं, दे प्रिवेंट सॉल्ट रिटेंशन, दे प्रिवेंट मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी एंड दे ऑल्सो लीड टू हाइपोकैलीमिया। और स्पाइरोनोलैक्टोन का हमने एडवर्स इफेक्ट पढ़ा था कि इट कॉजेज गायनेकोमेस्टिया एंड डिस्मेनोरिया।
आपके आ जाते हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स में जो आते हैं वो है कार्वेडिलोल, बिजोप्रोलोल एंड मेट्रोप्रोलोल। अब ये भी किस तरह अफेक्ट करते हैं, क्योंकि सिंस सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स क्रॉनिकली एक्टिवेट हुआ है, तो जो बीटा रिसेप्टर हैं हार्ट पे और जो बीटा रिसेप्टर हैं किडनी पे वो एक्टिवेट हुए हैं, तो उनको ब्लॉक करना है ताकि जो किडनी वाले हैं वो अपना रेनिन के रिलीज़ ना करें और जो हार्ट वाले हैं वो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को कम कर दें। तो इसमें इसलिए ये वाले बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। दे लीड टू डिक्रीज हार्ट रेट, दे इनहिबिट रिलीज ऑफ रेनिन इन किडनीज एंड दे ऑल्सो प्रिवेंट डिलीटरियस इफेक्ट ऑफ एपिनेफ्रिन ऑन कार्डिक मसल फाइबर, डिक्रीजिंग रीमॉडलिंग, हाइपरट्रॉफी एंड सेल डेथ। फिर आपके आते हैं डायरेटिक्स। डायरेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है लूप डायरेटिक्स। ये क्या कराते हैं कि ये बेसिकली जो प्लाज्मा की वॉल्यूम है, क्योंकि डायलिसिस करा रहे हैं और लूप डायरेटिक्स ही सबसे ज़्यादा डायलिसिस कराते हैं, तो ये जो प्लाज्मा वॉल्यूम है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की जो वॉल्यूम है उसको डिक्रीज़ करेंगे। उसको डिक्रीज़ करने से होगा कि वीनस रिटर्न डिक्रीज़ होगा। जब वीनस रिटर्न डिक्रीज़ होगा तो प्रीलोड डिक्रीज़ होगा, विच विल लीड टू डिक्रीज कार्डिक वर्कलोड एंड डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड फॉर कार्डिक मसल्स और ऑल्सो डिक्रीज आफ्टरलोड बाय रिड्यूसिंग प्लाज्मा वॉल्यूम देयर बाय डिक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। ठीक है जी। अब जो मेन है इसमें, जो कि हमने पिछली वीडियोस में नहीं पढ़ा, वो है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर नेप्रिलिसन इनहिबिटर। इसमें आपका एक ही है जो है सैक्यूबिट्रिल। अब होता क्या है ये वाला, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन ये वाला नया है। बेसिकली नेप्रिलिसन एक एंजाइम होता है एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ वेजो एक्टिव पेप्टाइड्स। नेप्रिलिसन क्या कराता है, एंजियोटेंसिन 1, 2, ब्रेडिकाइनिन और नाइट्रेटिक पेप्टाइड्स का ब्रेक डाउन कराता है। अब हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए हम चाहते हैं कि नाइट्रेटिक पेप्टाइड्स जो हैं, क्योंकि हमने पीछे देखा था कि वो नाइट्रोलाइसिस को बढ़ा रहे थे, वेजोडाइलेशन को बढ़ा रहे थे। यहाँ पे भी ये भी हमने पढ़ा था कि जो ये वाले थे ये हार्ट फेलियर के सिम्टम्स को बेहतर कर रहे थे, इनहिबिशन ऑफ रेनिन करा रहे थे, रिडक्शन इन मायोकार्डियल फाइब्रोसिस करा रहे थे। तो हम चाहते हैं कि नाइट्रेटिक पेप्टाइड्स बढ़ें, लेकिन हम चाहते हैं कि एंजियोटेंसिन 1 और 2 जो हैं वो कम हो, वो ना बढ़ें। तो हम इसमें बेसिकली एक ड्रग देते हैं जो कि होता है नेप्रिलिसन इनहिबिटर, लेकिन और उस नेप्रिलिसन इनहिबिटर का नाम होता है सैक्यूबिट्रिल। लेकिन इस नेप्रिलिसन इनहिबिटर में क्या होता है, हमने एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर डाला होता है। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर हमने कौन सा डाला होता है, हमने डाला होता है वेलसार्टन। और वो हमने क्यों डाला होता है, वो हमने इसीलिए डाला होता है क्योंकि नेप्रिलिसन का काम क्या है कि वो इन सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन करा देता है, इनको ख़त्म कर देता है। अब हम चाहते हैं नाइट्रेटिक पेप्टाइड्स रहें और हम चाहते हैं एंजियोटेंसिन 1 और 2 ना रहें, इसलिए हम नेप्रिलिसन इनहिबिटर देते हैं। नेप्रिलिसन इनहिबिटर ने क्या किया, नेप्रिलिसन को इनहिबिट कर दिया, यानी अब ये जो चारों चीज़ें ये बढ़ जाएंगी। हमारा क्या मेन काम है, हम चाहते हैं नाइट्रेटिक पेप्टाइड्स बढ़े ना, ये दो कम हो जाएं। तो हमने इन दोनों को कम करने के लिए क्या दिया, हमने ए से इनहिबिटर नहीं दिया, हमने दिया एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। और हमने कौन सा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर दिया, हमने दिया वेलसार्टन, ताकि ये दोनों अपना फंक्शन ना परफॉर्म कर सकें, एंजियोटेंसिन 1 और 2। और हमने ए से इनहिबिटर इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम नहीं चाहते कि ब्रेडिकाइनिन के लेवल फर्दर इंक्रीज़ हो जाएं, क्योंकि वो फर्दर इंक्रीज़ होंगे सो देर इज़ अ चांस कि वो एंजियोडेमा और ड्राई कफ करा दें। इसलिए हमने यहाँ पे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर दिया है। और इस वाले ड्रग को हम कहते हैं सैक्यूबिट्रिल। किसके एक्शन क्या है कि सैक्यूबिट्रिल स्लैश वेलसार्टन जो कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, इट कंबाइंस द एक्शन ऑफ एन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर विद नेप्रिलिसन इनहिबिशन। इनहिबिशन ऑफ नेप्रिलिसन रिजल्ट्स इन इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेजोएक्टिव पेप्टाइड्स, जो कि मैंने अभी कहा कि ये सारे बढ़ जाएंगे, लीडिंग टू नाइट्रोलिसिस, डायलिसिस, वेजोडाइलेशन, इनहिबिशन ऑफ फाइब्रोसिस, डिक्रीज आफ्टर लोड, प्रीलोड एंड मायोकार्डियल फाइब्रोसिस। और हमने एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर दिया हुआ है, तो उसकी वजह से जो एंजियोटेंसिन 1 और 2 वो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं, इसके एडवर्स इफेक्ट यही है कि ये हाइपोटेंशन कर सकता है। और सिंस ये ब्रेडिकाइनिन के लेवल्स को कुछ नहीं कर रहा, सो देर इज़ अ चांस कि मे भी ब्रेडिकाइनिन लेवल्स बढ़ जाएं, और अगर ब्रेडिकाइनिन लेवल्स बढ़ जाएं तो वो एंजियोएडिमा कॉज करा सकते हैं। अब नेक्स्ट आपके आते हैं हाइपर पोलराइजेशन एक्टिवेटेड साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल ब्लॉकर। इसमें आपका एक ही आता है विच इज़ और आइवेब्रेडिन। और ये हम देख सकते हैं जो सॉरी जो ये वाला एक्शन पोटेंशियल है ये होता है साइनोइलेटेड नोड में। बेसिकली अब जो आपका साइनोइलेटेड नोड है वहाँ पे एक करंट होता है जिसको हम कहते हैं फनी करंट। और फनी करंट होता क्या है कि वो साइनोइलेटेड नोड में ही होता है। एंड वहाँ से फिर हमने पढ़ा था कि साइनोइलेटेड नोड के अंदर एक, क्योंकि वो पेस मेकर है, उसमें वहाँ से एक जो पेस है वो सेट होती है। फिर साइनोइलेटेड नोड से हमने पढ़ा था वो आगे जाती थी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पे। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से हमने पढ़ा था आगे वो जाती थी बंडल ऑफ हिस्किस सुपर कंजी फाइबर्स, और वो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराती थी। अब हमने करना क्या है कि हम जो
हाइपरपोलराइजेशन एक्टिवेटेड साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल ब्लॉकर है। बेसिकली कराता क्या है, जो फ़नी करंट है ना, ये जो दिखाया हुआ फ़नी करंट, इसको इनहिबिट कर देता है। इसको इनहिबिट करने से होता क्या है कि जो आपका हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाता है। हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो डीपोलराइजेशन का वो जो था टाइम जो था वो अब बढ़ गया है। पहले ऐसे हो रही थी, ये जो ब्लैक में दिखाई हुई है, अब ये रेड रेड हो रही है। आई होप ये ईजिली नज़र आ रहा हो कि पहले ब्लैक में हो रही थी, अब ये रेड हो रही है कि आइवेब्रेडिन स्लोस डायस्टोलिक डीपोलराइजेशन एंड लोअर्स हार्ट रेट। तो आइवेब्रेडिन का काम क्या है कि इट सेलेक्टिवली स्लोइंग द फनी करंट इन द साइनेटल नोड। इट रिड्यूसेस, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है याद रखनी, कि इट रिड्यूसेस द हार्ट रेट विदाउट रिड्यूसिंग कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट मसल, विदाउट रिड्यूसिंग द एवी कंडक्शन, विदाउट रिड्यूसिंग वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड विदाउट रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर। ये चीज़ें नॉर्मल रहती हैं, ये सिर्फ हार्ट रेट को रिड्यूस करती है। और इसका थेराप्यूटिक यूज़ क्या है? इसका थेराप्यूटिक यूज़ यही है कि वो पेशेंट्स जिनको हार्ट फेलियर और विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, उनको ट्रीट करने के लिए आइवरब्रेटिन दिया जाता है कि इट्स लोअर्स द हार्ट रेट एंड इंक्रीजेस द स्ट्रोक वॉल्यूम विच इम्प्रूव द सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर। तो इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं? इसके एडवर्स इफेक्ट्स यही हैं, क्योंकि ये हार्ट रेट को डिक्रीज़ करे तो इन लॉन्ग टर्म इट कैन कॉज ब्रेडिकार्डिया, और इसका ये देखा गया है कि ये एट्रियल फिब्रिलेशन भी करा सकता है। और ये क्या कहते हैं, शुड नॉट बी यूज्ड इन प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। अब आपके आते हैं वेसो और वीनोडाइलेटर्स। वेसोडाइलेटर्स हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे, हाइड्रोलिजीन, जो कि आपकी जो आर्टरीज थी उसको वो डायलेट कर रहे थे, जिसकी वजह से कार्डिक प्रीलोड जो है वो डिक्रीज़ हो रहा था, प्रेफर रेजिस्टेंस कम हो रही थी। अब हमने यहाँ पे एक और पढ़ते हैं वीनो डायलेटर, जो कि क्या करेगा, वेंस को डायलेट करेगा। जब वेंस को डायलेट करेगा उससे क्या होगा कि उसमें से भी अगेन जो वीनस रिटर्न है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जब वीनस रिटर्न डिक्रीज़ होगा तो जो प्रीलोड होगा वो अगेन डिक्रीज़ हो जाएगा। और सॉरी, आर्टरीज़ का मैंने पहले बताती, जब आर्टरीज़ डायलेट करती ना तो आर्टरीज़ के जैसे होता है कि जो आफ्टर लोड है वो डिक्रीज़ हो जाता है। वेरएस वेन्स को डायलेट करने से होगा क्या, जो वीनो डायलेटर देंगे, वीनो डायलेटर हम यहाँ पे देंगे आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। हाइड्रोलिजीन वॉज वेजो डायलेटर, वीनो डायलेटर है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। और ये क्या कराता है, ये बेसिकली जो प्री लोड है उसको कम करता है, क्योंकि ये वेन्स की डायलेशन कराते हैं। जो आर्टरीज़ की डायलेशन होती है उसकी वजह से आफ्टर लोड जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। इनके जो बस सिम्टम्स हैं, एडवर्स इफेक्ट्स, वो यही हैं, हेडेक, डिजीनेस एंड हाइपोटेंशन। तो ये थे आपके वीनोडाइलेटर, हाइड्रोलिजीन एंड वेजोडाइलेटर। उसके बाद हम आ जाते हैं आइनोट्रोपिक ड्रग्स। आइनोट्रोपिक ड्रग्स क्या हैं कि ये जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है उसको इंक्रीज़ करते हैं। और ये तीन तरह के होते हैं, एक तो डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड जिसमें एक आता है डिजॉक्सिन, बीटा एगनिस्ट जिसमें आपके दो आ जाते हैं डोपामीन एंड डोप्यूटामीन, एंड लास्टली और फॉस्फोडाइएट्रेस इनहिबिटर जिसमें आपका आ जाता है मिलिरिनोन। अब होता क्या है कि आइनोट्रोपिक ड्रग्स जो हैं उनका नाम से पता चल रहा है कि वो जो आइनोट्रोपिक इफेक्ट है, जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है उसको इंक्रीज़ करेंगे। वो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को इंक्रीज़ कैसे करेंगे? बाय इंक्रीजिंग द साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम आयंस इनसाइड द कार्डिक मसल। जब कैल्शियम आयंस ज़्यादा बड़े में होंगे तो कैल्शियम आयंस करेंगे क्या कि दे विल इन्हेंस द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ कार्डिक मसल्स। इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड जिसका नाम है डिगॉक्सिन, और इसका लो थेराप्यूटिक इंडेक्स है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? बेसिकली ये कराता क्या है कि ये, अब मैंने कहा था कि ये हमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट आएगा आगे। इंपॉर्टेंट आगे कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। जो ये वाला चैनल है, जो ये वाली चीज़ है कि कैल्शियम कैसे यहाँ से अंदर होगा और यहाँ से एक्सचेंज हो सकता है, ये इन्होंने यहीं पे दिखाई हुई है, कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर एंड सोडियम पोटेशियम ATPase। बेसिकली डिगॉक्सिन का फंक्शन ये होता है कि इट इनहिबिट्स द सोडियम पोटेशियम ATPase। अब जब ये इनहिबिट हो जाता है तो इसकी वजह से होता क्या है कि हमने पढ़ा था जो एक्शन पोटेंशियल जो था, कि हमने ये पढ़ा था कि जब पोटेशियम आयंस पूरे बार चले जाएंगे यहाँ फेज 3 में, उसके बाद सोडियम पोटेशियम जो ATPase पम्प है वो जो आयोनिक बैलेंस है उसको मेंटेन कर देगा बाय इंक्रीजिंग पोटेशियम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एंड बाय एक्सक्रीटिंग एंड बाय रिमूविंग सोडियम फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। बेसिकली अब होता क्या, डिगॉक्सिन ने इसको इनहिबिट कर दिया, तो अब सोडियम अंदर ही है, पोटेशियम बाहर ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि पोटेशियम बाहर जाए और सोडियम अंदर आए। सॉरी, हम चाहते हैं कि सोडियम बाहर जाए और पोटेशियम अंदर आए। तो अब होगा क्या, अब होगा है कि जो कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर है बेसिकली इसके थ्रू जो सोडियम आयंस हैं वो बाहर जाएंगे और जो कैल्शियम आयंस होंगे वो फिर अंदर को आ जाएंगे। ये हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, जो ये बना हुआ है कि अब सोडियम आयंस बाहर जा रहे हैं और कैल्शियम आयंस अंदर आ रहे हैं एक्सचेंजर के थ्रू।
तो इसकी वजह से हो क्या रहा है कि जब सोडियम आयंस बाहर जा रहे हैं कि आपकी जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज़ करिए, और जब वो इंक्रीज़ करिए तो उसकी वजह से हो क्या रहा है कि जब कैल्शियम आयंस यहाँ पे बढ़ रहे हैं तो इट विल लीड टू इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल, और जब इंक्रीज कंट्रैक्शन होगी और इंक्रीज फोर्सफुल कंट्रैक्शन होगी तो उससे जो हार्ट फेलियर के साइंस और सिम्टम्स हैं वो आपके इम्प्रूव हो जाएंगे। और यही चीज़ उन्होंने यहाँ ग्राफ में बताई हुई, इसकी मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस पे ज़्यादा इसको वो बाई डिटेल एक्सप्लेन करूँगा नहीं, क्योंकि जो चीज़ है वो मैंने यहाँ पे इसके थ्रू समझा दी है कि दे इनहिबिट सोडियम पोटेशियम AGPase reduces the ability of myocyte to actively pump sodium from cell, which results in small but physiologically important increase in free calcium, which increases the force of cardiac contraction। और वेगल टोन जो कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, इट इज़ ऑल्सो इनहेंस्ड, सो बोथ हार्ट रेट एंड मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड इज डिक्रीज। डिगॉक्सिन स्लोस कंडक्शन वेलोसिटी थ्रू AV नोड मेकिंग इट यूजफुल फॉर एट्रियल फिब्रिलेशन। इसका हम जो ये वाला फंक्शन है ये हम आगे पढ़ेंगे एंटी एरिथमिक ड्रग्स में। न्यूरो हार्मोनल इनहिबिशंस की ये है कि लो डोज डिगॉक्सिन इनहिबिट सिंपैथेटिक एक्टिवेशन विद मिनिमल इफेक्ट्स ऑन कॉन्ट्रैक्टिलिटी। और जस्ट इन केस के देर इज़ अ चांस कि आपसे 1 मार्क की इसकी थेराप्यूटिक डोज पूछ लें क्या होती है, तो वो होती है 0.5 to 0.8 नैनोग्राम पर मिलीलीटर, क्योंकि ये हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन को ट्रीट कर सकता है। सो दैट वाज डिगॉक्सिन। इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं? सिंस मैंने कहा था इसका नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स है, तो इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लड विजन, येलो विजन। और ये क्या करा रहा है, सिंस से सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट कर रहा है, उस वजह से हो क्या रहा है कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ करिए। जब वो इंक्रीज़ करिए तो जो मेम्ब्रेन है इट विल बिकम मोर एक्सेप्टेबल, एंड जो आपको पोटेशियम आयन से वो बाहर गए में, तो इसकी वजह से होगा क्या, हाइपोकैलीमिया हो जाएगा, क्योंकि आपको जो पोटेशियम आयन्स हैं वो बाहर को हैं। और जो डिगॉक्सिन है वो करता है कि वो पोटेशियम के साथ बेसिकली compete कर रहा होता है, जो सोडियम पोटेशियम पंप पे जो पोटेशियम की बाइंडिंग साइट है वहाँ पे वो पोटेशियम के साथ compete कर रहा होता है। फिर आपके जो दूसरे आयोनोट्रोपिक्स एजेंट्स आते हैं वो आते हैं बीटा एगनिस्ट। बीटा एगनिस्ट में 2 हैं, डोपामीन एंड डोप्यूटामीन। ये क्या कराते हैं कि दे इम्प्रूव कार्डियक परफॉर्मेंस बाय कॉजिंग पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट एंड बाय विजुअलाइजेशन। कैसे, इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये बाइंड कर रहे हैं, बाइंड करने से हो क्या रहा है, एडिनल साइक्लेस बढ़ रहा है। एडिनल साइक्लेस क्या कर रहा है, एडिनल साइक्लेस क्या कर रहा है, वो CMP का लेवल बढ़ा रहा है। CMP से क्या हो रहा है, जो प्रोटीन काइनेज है वो इनएक्टिव से एक्टिव हो रही है। प्रोटीन काइनेज के एक्टिव वजह से हो क्या रहा है कि जो कैल्शियम चैनल्स हैं उनकी फॉस्फोराइलेशन हो रही है। उसकी फॉस्फोराइलेशन से हो क्या रहा है कि कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कैल्शियम आयन ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, अपने वाटर सेंसिटिव गेट से ज़्यादा अंदर आए, उनके ज़्यादा अंदर आने से हो क्या रहा है कि वो फिर जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है उसको इंक्रीज़ कर देंगे। और लास्टली जो आपके आते हैं आइनोट्रोपिक एजेंट्स, वो आपके आते हैं फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर, जिसमें आपका एक ही आता है मिलरिनो मिल मिलरिनॉन। मिलरिनॉन का क्या कम फंक्शन है, सॉरी, मिलरिनॉन का फंक्शन ये है कि ये फॉस्फोडाइएस्टर इनहिबिटर है, तो बेसिकली कर क्या रहा है, ये जो CAMP के लेवल्स हैं, CMP के को डिग्रेड नहीं होने दे रहा। CMP को जब डिग्रेड नहीं होने दे रहा उसकी वजह से CMP के लेवल्स बढ़े रहेंगे। जब CMP लेवल्स बढ़े रहेंगे तो ज़्यादा प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होता रहेगा। जब ज़्यादा प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होता रहेगा तो ज़्यादा कैल्शियम गेट्स की फॉस्फोराइलेशन होगी। जब वो ज़्यादा फॉस्फोराइलेशन होगी तो उसकी वजह से ज़्यादा कैल्शियम अंदर आएगा, और जब ज़्यादा कैल्शियम अंदर आएगा तो ज़्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगी। सो दैट वाज ऑलमोस्ट बस एक क्लास रहेगी विच इज रिकम्बिनेंट बी टाइप नाइट्रेटिक पेप्टाइड। ऑलमोस्ट आधे घंटे की वीडियो बन गई है, पर चलो। बी टाइप नाइट्रेटिक पेप्टाइड में एक ही आता है नेजरेटिड, और नेजरेटिड क्या कराते हैं, इट बाइंड्स टू नाइट्रेटिक पेप्टाइड रिसेप्टर एंड इट स्टिमुलेट्स नाइट्रोलिसिस एंड डायरेसिस विच रिड्यूसेस प्रीलोड एंड आफ्टर लोड, एंड इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, हाइपोटेंशन एंड डिजीनेस। सो दैट वाज इट। आई होप ये इजीली समझ में आ गया हो। ऑर्डर ऑफ थेरेपी याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं वैसे बता देता हूँ। ऑर्डर ऑफ थेरेपी ये है, जब भी किसी को हार्ट फेलियर होगा तो सबसे पहले आप देंगे लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स देने के बाद आप देंगे कोई भी, क्या कहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का ब्लॉकर। इट कुड बी ACE इनहिबिटर। अगर कोई बंदा ACE इनहिबिटर से वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा तो हम उसको देंगे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। अगर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर और डायरेटिक्स देने से भी सही नहीं हो रहा तो फिर हम डायरेटिक्स को ख़त्म करके फिर हम बाद में दे देंगे बीटा ब्लॉकर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर या ACE इनहिबिटर। उसके बाद क्या होगा, क्या अगर वो बीटा ब्लॉकर की देने की वजह से भी सही नहीं हो पा रहा, फिर हम उसको क्या देंगे, उसको फिर हम देंगे वेजोडाइलेटर्स और वीनोडाइलेटर्स, जो हमने पढ़े थे, हाइड्रोलिजीन और आइसोसोरपाइड डाइनाइट्रेट। उनसे भी उसके सिम्टम्स ट्रीट नहीं हो पा रहे तो उसके बाद हम क्या देंगे, उसको हम देंगे नेप्रिलसिन इनहिबिटर देंगे, जो कि हमने सैक्यूबिट्रिल पढ़ा था।
और अगर उससे भी वो काम नहीं कर सका तो फिर हम लास्टली उसको क्या देंगे, उसको हम पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक्स देंगे जिसमें डिकॉक्सिन आ जाता है, और साथ में वो जो हाइपरपोलराइजेशन गेटेड साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड चैनल ब्लॉकर पड़ा था हमने आइवेप्रोडीन, जो कि फनी करंट को इनहिबिट करा था, हम वो देंगे ताकि जो साइन एंड सिम्टम्स हैं हार्ट फेलियर के वो ट्रीट हो जाएं। तो आई होप इजीली समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।